शुरुआत कुछ मैरीन फोर्सेस को दिखाते हुए होती है जो कुछ किलर्स से लड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर किलर्स कहीं ज़्यादा होशियार और अजीबोगरीब पावर्स वाले होने की वजह से लगातार उन सारे फौजियों को हरा रहे थे। इन किलर्स के लीडर निको के पास तो ऐसी पावर्स थी कि वो किसी की भी बॉडी से अपने हाथ निकालकर उनसे अपनी मर्जी के काम करवा सकती थी और उन्हें मार भी देती थी। इसलिए 3 होने के बावजूद इन्होंने बहुत ही जल्द सारे फौजियों को मार डाला और उसके बाद आगे बढ़कर अपने एक साथी की लाश देखी, जिसके मरने पर ये तीनों ही बहुत ज्यादा दुखी थे, खास करके निको। और निको अपने साथी के मरने का बदला लेना चाहती थी। वो यहाँ आखिरी बचे हुए फौजी से इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि इस आदमी को मारने वाला एक पायरेट है और वो अब अपना एक ख्वाब पूरा करने के लिए समुद्री सफर पर ग्रैंड लाइन की तरफ जा चुका है। अब हमें लूफी और उसकी टीम को दिखाया जाता है, जिन्हें सब लोग स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के नाम से जानते हैं। लूफी इस क्रू का कैप्टन है और उसकी एक अजीब और स्पेशल बात यह है कि बचपन में उसने गोमू गोमू नोमी नाम का एक ड्रैगन फ्रूट खा लिया था, जिसकी वजह से उसका पूरा जिस्म रबड़ की तरह बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गया, जिसकी वजह से वो अब अपने टांग और बाजुओं को लंबा लंबा खींचकर कुछ भी कर सकता है। यहाँ तक कि अब उसका जिस्म रबड़ की तरह होने की वजह से उसकी जिस्म पर गोलियों का भी कोई असर नहीं होता। ये पूरा क्रू अब ग्रीन लाइन की तरफ बढ़ने से पहले एक आइलैंड पर रुकने का और कुछ शॉपिंग करने का फैसला करता है। इनके क्रू का दूसरा और अहम कैरेक्टर है जोरो, जो इस दुनिया का सबसे बड़ा तलवारबाज है। वो हमेशा लड़ने के लिए 3 तलवारों का इस्तेमाल करता है, जिसमें से 2 तलवारें हमेशा उसके हाथ में और एक तलवार उसके मुंह में होती है। वो इस आइलैंड पर अपने लिए 3 तलवारें लेने का फैसला करता है, क्योंकि अभी उसके पास एक तलवार थी और यहाँ उसे बेस्ट तलवारें लेने में एक लड़की मदद करती है, जिसे तलवारों का बहुत अच्छे से नॉलेज है। खैर, अब हम स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की तीसरी क्रू मेंबर से मिलते हैं, जो कि है नामी, और वो उनकी शिप पर एक नेविगेटर का काम करती है, यानी वो अपने जहाज को रास्ता बताती है और रास्तों और नक्शों के साथ साथ वो मौसम को समझने में भी बहुत माहिर है। नेविगेटर होने से पहले वो एक चोर हुआ करती थी और इस आइलैंड में आकर वो अपनी चोरी का काम जारी रखती है। और इसी आइलैंड पर हम देखते हैं कि बहुत से लोग लूफी के पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि लूफी को पकड़ने के ऊपर बहुत बड़ा इनाम रखा है गवर्नमेंट ने। लेकिन लूफी को कोई डर नहीं, वो तो एक महान पायरेट जैसा बनना चाहता है, जो पहले से ही दुनिया में बहुत ज्यादा मशहूर है। वो तो इस आइलैंड में जाकर स्पेशल उस जगह को भी देख कर आता है जहाँ पर उसके रोल मॉडल पायरेट को फांसी दी गई, और यहीं पर अब एक आदमी उसको बातों में पहला फुसला कर यहाँ से ले जाता है। वो उसे एक मेले भी लेकर आया था, जहाँ पर पहले ही उसके लिए ट्रैप सेट किया हुआ था। यहाँ पर लूफी की टोपी, जिसके नीचे एक कटा हुआ हाथ उसे कंट्रोल कर रहा था, वो उठकर कहीं और चली जाती है और वो जब उसे पकड़ने के लिए जाता है तो पहुंच जाता है अपने दुश्मनों के दरमियान। अब यहाँ जो लड़की उसे पकड़ना चाहती थी, लूफी जब अपना हाथ लंबा करके उसको मारने की कोशिश करता है तो उसका हाथ उसके ऊपर से स्लिप हो जाता है और वो लड़की बताती है कि बचपन में मैंने स्लिप फ्रूट खाया था, जिसकी वजह से मेरे ऊपर होने वाला हर हमला स्लिप हो जाता है। ये बात लूफी को बहुत मजे की लगती है और वो सोचता है कि इनसे लड़ने में तो बहुत मजा आने वाला है। अब इस सारे चक्कर में उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। लूफी थोड़ा कमजोर भी था, इसी वजह से बेचारा काफी मार खा लेता है और इस लड़की का जो लीडर है वो लूफी को पकड़कर उसे एक ऐसी हथकड़ी बांध देता है, जिसकी वजह से लूफी अब अपने हाथ और पाँव को खींचकर लंबा करने की पावर को यूज नहीं कर पा रहा। इसी सब के दौरान हमें एक नए कैरेक्टर स्मोकर को दिखाया जाता है, जो कि सभी पायरेट्स के खिलाफ है और पायरेट्स को पकड़कर मारना चाहता है। उसे पता चलता है जब कि लूफी उन्हीं के आइलैंड में आया हुआ है, तो वो लूफी को ढूंढने लग जाता है और यहाँ पता चलता है कि वो लड़की जिसने पहले जोरो को तलवारें लेने में हेल्प की थी, वो भी उसी की जासूस थी, जो अपने बॉस को लेकर उन्हें उसी मेले में ले आती है जहाँ लूफी था। यहाँ देखने को मिलता है कि लूफी की टीम लूफी को बचाने के लिए आ चुकी थी। जो लोग यहाँ उस लड़की से लड़ने लग जाते हैं जिसने लूफी को पकड़ा था, और वो लूफी को मौत की सजा भी सुनाने वाले थे। अब वो तलवार वाली लड़की जब जोरो को लड़ते हुए देखती है तो उसे बहुत अफसोस होता है कि वो भी एक पायरेट है, क्योंकि जोरो का टैलेंट उसे पसंद आ गया था। यहाँ पर दिखाया जाता है कि लूफी की टीम उस लड़की को चकमा देते हुए उसके ऊपर बॉम्ब से ऐसा हमला करते हैं कि वो हमला उस पर स्लिप ही नहीं हो पाता और उससे वो जख्मी हो जाती है। जबकि स्मोकर यहाँ देखता है कि लूफी इस मुश्किल टाइम में भी बिल्कुल वैसे ही हंस रहा था जैसे कभी वो अजीम पायरेट हंसा करता था, जो इन सब के लिए बस एक हीरो था। खैर, उसका काम था अब लूफी को पकड़ना। उसकी पूरी टीम अब लूफी की टीम के साथ लड़ने लग जाती है। लूफी अपने आप को बचाने की और सामने स्मोकर को मारने की काफी कोशिश करता है, पर यहाँ पर हमें पता चलता है कि स्मोकर के पास भी एक पावर है, वो अपने आप को धुएं में बदल सकता है, जिसकी वजह से लूफी का कोई भी हमला उस पर काम नहीं करता। पर वो लूफी को बहुत पटक पटक कर मारता है और बेचारा अपने लंबे हाथ पांव से भी अपने आप को बचा नहीं पाता।
अब यहाँ पर संजी, जो कि भी लूफी की ही क्रू का एक मेंबर है, वो भी उसे बचाने की भरपूर कोशिश करता है। लेकिन आखिर स्मोकर जीत जाता है और वो लूफी को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम एक पायरेट कहलाने के भी काबिल नहीं हो। वो उसे मारने ही वाला था, पर यहाँ पर स्मोकर का सीनियर आकर उसे कहता है, नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी लूफी को मारने का टाइम आया है, तुम उसे छोड़ दो। इसी वजह से अब स्मोकर की पूरी टीम यहाँ से चली जाती है और लूफी और उसकी टीम अपने जहाज की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ताशी यानी वो तलवार वाली लड़की अभी भी बहुत ज्यादा उदास थी, क्योंकि जोरो ने उसे बताया नहीं था कि वो एक पायरेट है। हालांकि लड़ते हुए जोरो ने उससे माफी भी मांग ली थी, पर अभी भी उनके जाने के बाद उसका गुस्सा कम होने को नहीं आ रहा था। और अब ठीक इसी टाइम पर उससे आकर निको मिलती है, जो बेसिकली लूफी की टीम की दुश्मन है। वो ताशी के टैलेंट को जानती है और ताशी को अपनी टीम में डालना चाहती है। जबकि दूसरी तरफ अब हम लूफी की टीम को देखते हैं, जो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि अपने मिशन के ऊपर वो आ चुके हैं। वो रिवर्स माउंटेन्स के जरिए ग्रैंड लाइन के अंदर दाखिल होने वाले हैं, लेकिन यहाँ किस्मत उनका साथ नहीं देती। यहाँ पर भयानक तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से इनकी शिप का नेविगेटर टूट जाता है। शिप को बचाने के लिए लूफी अपने बड़े बड़े हाथों का इस्तेमाल करता है और उनसे पहाड़ियां पकड़ते हुए वो अपने शिप को बैलेंस रखने की कोशिश करता है, पर अचानक उनके सामने एक बहुत बड़ी दीवार आ जाती है। असल में ये दीवार नहीं थी, ये थी एक बहुत बड़ी वेल, जिसका नाम था लबून। वो वेल इनके सामने आते ही अपना बड़ा सा मुंह खोल लेती है और ये लोग ना तो अपनी शिप की स्पीड को कम कर पाते हैं और ना ही मोड़ पाते हैं, जिसकी वजह से इनकी शिप अब सीधा उस वेल के मुंह के अंदर चली जाती है। जबकि लूफी अपने बड़े से बाजू के जरिए अपने आप को पहाड़ी से लटका कर बचा लेता है, लेकिन इस सब में वो डिस्बैलेंस होकर गिर भी गया था और जब उसे होश आया तो उसने देखा वो वेल उसके बिल्कुल सामने ही थी, जिस वेल के पेट के अंदर अब उसकी शिप और उसका पूरा क्रू थे। होश में आते ही वो वेल पर काफी गुस्सा होता है और उस पर हमला करने की भी कोशिश करता है, पर इससे वेल को बस गुस्सा ही आता है। वेल के गुस्से को कम करने के लिए पीछे हमें एक नए कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि एक बड़ा सा इंजेक्शन एक कैनन के जरिए वेल के ऊपर मारते हैं और वेल बेहोश हो जाते हैं। उसकी हरकत देखते हुए लूफी समझ आता है कि इस आदमी को वेल के बारे में बहुत कुछ पता है और वो इस आदमी से कहता है कि मेरी शिप और मेरे दोस्त इस वेल के पेट के अंदर हैं और मैं उन्हें बचाना चाहता हूँ और इस काम में आप मेरी मदद करेंगे। वेल के पेट के अंदर हम देखते हैं कि लूफी की टीम को मिलते हैं दो अजीब लोग, एक है मिस्टर नाइन और दूसरी है मिस वेडनेसडे। ये दोनों ही बहुत ही अजीब और बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं। अब ये दोनों बिला वजह ही लोगों से लड़ने लगते हैं, लेकिन ये लड़के मिस्टर नाइन को हराकर उसके साथ ही मिस वेडनेसडे को ब्लैकमेल कर लेते हैं और इस लड़ाई को यहीं पर रोकते हैं। ये लोग उनको कैद कर देते हैं और इनकी बातों से जोरो को पता चल जाता है कि ये ब्रॉक वर्क नाम की एक कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, जिनके एक लीडर को असल में जोरो की ही टीम ने मारा था। अब इसी ब्रॉक वर्क कम्युनिटी के बारे में दूसरी तरफ जर्नल बात कर रहे थे स्मोकर से। वो इस कम्युनिटी को दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा मान रहे थे, क्योंकि ये लोग दूसरे मासूम लोगों को मारकर उनके ऊपर हुकूमत कर रहे थे। इनकी पूरी सीक्रेट कम्युनिटी के नेम हमेशा खुफिया हुआ करते थे। इनके नाम या नंबर्स पर रखे जाते थे, या दिनों के नाम पर या महीनों के नाम पर, और सबसे बड़ी बात थी कि कभी भी पकड़े नहीं गए थे। यहाँ जर्नल स्मोकर को बताते हैं कि इनके लीडर का नाम मिस्टर जीरो है और हमें इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए किसी भी तरह से जीरो को पकड़कर मारना होगा। फाइनली सीन कट होता है और हम दोबारा से लूफी को देखते हैं, जो आइलैंड पे फंसा हुआ है और अपने दोस्तों के लिए बहुत ज्यादा परेशान है। वो मिस्टर ब्रॉकस से कहता है, कुछ भी हो जाए मुझे अपने दोस्तों को बचाना है, मुझे बताएं मैं ये कैसे करूं। इसकी बात पर ब्रॉकस बताते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, वो वेल बहुत ज्यादा गुस्से में है और सामने की दीवार को तोड़ना चाहती है। इस सब में उसको बिल्कुल परवाह नहीं कि उसने कितने लोगों को निगल लिया है, उनकी जान ले ली है। ब्रॉकस कहते हैं असल में वो पहले ऐसी नहीं थी, वो एक बहुत ही फ्रेंडली वेल थी जिसने यहाँ से गुजरने वाले एक रोम्बस पायरेट्स नाम की टीम से दोस्ती कर ली थी। वो हमेशा उनके साथ चला करती थी, लेकिन फिर अपने साइज में बहुत बड़ा होने की वजह से वो ग्रैंड लाइन के अंदर नहीं जा सकी। पर रोम्बस पायरेट्स को तो वहाँ पर जाना था, उनके लिए इस वेल के साथ चलना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन रहा था। तो मैंने इन लोगों को एक सोल्यूशन दिया कि तुम लोग अकेले ही अपना मिशन पूरा कराओ, तब तक मैं इस आइलैंड पर रुककर तुम्हारी वेल का ख्याल रखूंगा। ये लोग भी मान गए और इन्होंने वेल को समझा भी लिया, लेकिन अब 50 साल गुजर गए हैं, वो लोग वापस नहीं लौटे। इसी वजह से वेल आज तक गुस्से में है। मैं उन पायरेट्स की बचाने वाली एक खास धुन को बचाकर कभी कभार वेल का गुस्सा कम तो कर देता हूँ, पर ये हर मर्तबा काम नहीं करता। ये सुनकर लूफी को जैसे एक उम्मीद मिल गई थी। वो अब वेल के पास जाकर वेल का गाना गाना शुरू कर देता है। ठीक उसी टाइम पर जब वेल गुस्से में होती है और उसके दोस्तों की जान खतरे में होती है। पहले तो वेल ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करती, लेकिन जब लूफी गाता रहता है और पूरा गाना गा देता है
तो वेल बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसके दोस्तों को उसके पेट से निकाल देती है और अपने दोस्तों को देखकर वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अब वो इस लबू नामी वेल को अपना दोस्त बना चुके थे और उसके चेहरे पर अपना पायरेट वाला साइन भी बना चुके थे, जिसके बाद लूफी ने लबून से कहा था, अब तुम इन पहाड़ों को तोड़ने की कोशिश नहीं करोगी, नहीं तो हमारी ये दोस्ती की निशानी मिट जाएगी और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे पुराने दोस्तों की तरह तुम्हें धोखा नहीं दूंगा और जरूर वापस आऊंगा। ये लोग अब अपनी दोबारा ग्रैंड लाइन के ऊपर सफर शुरू कर देते हैं और यहाँ लूफी जाकर मिस वेडनेसडे से मिलता है, जिसको उसके क्रू ने बंदी बनाकर रखा हुआ था। वो वेडनेसडे से बातें करता है और उससे वो ज्यादा खतरनाक नहीं लगती, इसलिए वो उसे खोल देता है। अब ये देखते हुए मिस्टर नाइन को लगता है कि लूफी तो बहुत ही बेवकूफ है, वो उसे भी खोल देगा, लेकिन लूफी ऐसा कुछ भी नहीं करता। इतने में मिस वेडनेसडे इन सबको बताती है कि देखो पास में ही उन्हें एक आइलैंड नजर आ रहा है। ये सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि ग्रैंड लाइन पर ये इनका पहला आइलैंड था। ये लोग जब जश्न मनाने में बिजी थे, उस दौरान मिस वेडनेसडे अपने साथी मिस्टर नाइन को छुड़वाते हुए पानी के अंदर जंप कर देती है और इनके चुंगल से भाग जाती है, लेकिन इनको उनके भागने से कोई फर्क नहीं पड़ता और ये लोग अपनी मस्ती में मगन उस आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। अब इस आइलैंड पे पहुंचने पर ये लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि इन्हें पता चलता है इस आइलैंड के लोग बहुत ज्यादा मेहमान नवाज हैं और पायरेट्स को बहुत पसंद भी करते हैं और उनकी कहानियां भी बहुत अच्छे से सुनते हैं। बस ये सुनना था कि सभी लोग बहुत ही ज्यादा रिलैक्स हो गए और इस आइलैंड पर पूरी तरह एंजॉय करने लगे, लेकिन जल्द ही इन्हें ये असलियत पता चल गई कि असल में इस आइलैंड के लोग मेहमान नवाज नहीं थे बल्कि बाउंटी हंटर्स थे, जिनका काम था पायरेट्स को पकड़कर मारना। और इस आइलैंड पर इन्होंने हजारों पायरेट्स को मारकर उनकी कब्रें भी बनाई हुई थी। जोरो को जैसे ही ये बात पता चलती है तो वो अकेला ही अपने 3 तलवारों से यहाँ पर सबसे ज्यादा बाउंटी हंटर्स का शिकार करता है, यानी उनसे लड़ता है और उन्हें मारता है। अब मिस्टर नाइन जो ये सारी लड़ाई देख रहा था वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने बाकी लोगों को बताता है कि हमारे बड़े लीडर मिस्टर सेवन को मारने वाले यही लोग। इसकी वजह से लोग और भी ज्यादा जुनून में आ जाते हैं और इन लोगों की लड़ाई और भी ज्यादा भयानक हो जाती है। यही लड़ते हुए इन्हें ब्रॉक्स एजेंट का एक राज पता चलता है कि इनका हर मेंबर अपना नाम इस्तेमाल नहीं करता बल्कि नाम की जगह कोड इस्तेमाल करता है और जिसका कोड नंबर जितना छोटा होता है वो उतना ही ज्यादा ताकतवर भी होता है। खैर यहाँ पर बहुत सारे किलर्स आ जाते हैं जिन्हें वो अकेला मार गिराता है और उसके बाद मिस्टर नाइन के साथ साथ वो यहाँ पर मिस्टर नाइन की एक और साथी मिस मंडे से भी अकेला ही लड़ने लग जाता है। हालांकि मिस मंडे बहुत ज्यादा ताकतवर थी और उसे लड़ने में बहुत ही मुश्किल भी आ रही थी, पर उसने अपनी सारी ट्रेनिंग आज इस्तेमाल कर दी और फाइनली जोरो दोनों को ही मारने में कामयाब भी हो जाता है और फिर उस पर एक पीछे से वार करने वाले आखिरी किलर को मारकर वो 100 किलर्स को मारने वाली सेंचुरी पूरी कर देता है। अब यहाँ पर हमें कहानी के स्टार्ट में दिखाई जाने वाली नीको के दोनों साथी दिखाए जाते हैं जो मिस वेडनेसडे को और इस आइलैंड के लीडर को मारना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता चला है कि ये दोनों ब्रॉक कम्युनिटी के अंदर दूसरे जासूस हैं। अब इस सारी कंफ्यूजन को समझने के लिए लूफी उससे सवाल करता है कि तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं जब तुम्हारी टीम के ही लोग हैं। तो यहाँ मिस वेडनेसडे अब उससे और झूठ नहीं बोलती और बता देती है कि मेरा असली नाम वेडनेसडे नहीं है, मैं असल में अल्बेस्टा किंगडम की प्रिंसेस वीवी हूँ और ये आदमी मेरा गाइड है। मैं ब्रॉक के इस कम्युनिटी के अंदर इसलिए मिली थी ताकि मैं जान सकूं कि ये लोग मेरे किंगडम को किस तरह बर्बाद करना चाहते हैं और मैं अपने किंगडम को बचा सकूं। वीवी उसे ये भी बताती है कि ब्रॉक वर्क का लीडर मिस्टर जीरो है जो दुनिया के 7 वॉरलॉर्ड्स में से एक है और उसका असली नाम सर क्रोकोडाइल है। क्रोकोडाइल के पास सुना सुना नोमी की ताकत है जिसकी वजह से उसका जिस्म रेत में बदल जाता है। वो किसी भी चीज को निचोड़ कर राख बना सकता है और अपने पास रख सकता है। वो हमारे किंगडम अल्बेस्टा के ऊपर हमला करना चाहता है, वहाँ पर कहत पैदा करना चाहता है ताकि वहाँ के लोगों को वो मेरे डैड के खिलाफ कर सके और फिर वहाँ मौजूद प्लूटोन की ताकत को हासिल कर सके। वीवी की ये कहानी सुनकर लूफी और उसका क्रू फैसला करते हैं कि वो वीवी की मदद करेंगे, उसे उसके किंगडम में भी पहुंचाएंगे और उसके किंगडम को बचाएंगे भी। ये अब वीवी प्रिंसेस को लेकर अपने दुश्मनों को चकमा देते हुए जाकर अपनी बोट में बैठ जाते हैं, जबकि वीवी का कार्ड आखिरी मिनट तक उनसे लड़ता रहता है और आखिर में वो उनके एक बॉम्ब के जरिए मारा जाता है और ये देखकर वीवी बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। अब वही नीको के पार्टनर्स यहाँ पूरे आइलैंड में देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि मिस्टर नाइन अभी मरा नहीं था, वो सिर्फ जख्मी था। वो मिस्टर नाइन को मिस वेडनेसडे की सारी हकीकत बताते हैं कि वो असल में अल्बेस्टा की प्रिंसेस है जो उनके साथ एक जासूस के तौर पर मिली हुई थी और वो उसे उनका साथ देकर मार देने को कहते हैं, पर मिस्टर नाइन ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है जो भी है वो मेरी साथी थी और मैं उसे कभी नहीं मारूंगा। और इसी गुस्से में अब ये लोग मिस्टर नाइन को भी मार देते हैं।
दूसरी तरफ अब हमें दोबारा इनकी शिप का सीन दिखाया गया, जहाँ पर सभी बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि वीवी उदास थी। वो अपनी यहाँ कहानी सबको सुना ही रही थी कि अचानक वहाँ पर कहीं से फूल आने लगे। ऊपर देखने पर पता चला कि यहाँ पर मिस निको आ चुकी थी, जैसे हम सीजन के शुरू में देख भी चुके हैं, और उसकी खतरनाक पावर्स को भी। उसकी खतरनाक पावर्स के बारे में तो ये सब भी जानते हैं, इसीलिए घबरा जाते हैं। वो 1 मिनट में ही सबके ऊपर हमला कर देती है, पर इनमें से किसी को नहीं मारती। और इंटरेस्टिंग बात ये कि वो इन सब के बारे में एक एक बात जानती थी, यहाँ तक कि ये भी जानती थी कि वीवी एक जासूस की तरह एक दूसरे ग्रुप का हिस्सा बनी हुई थी। खैर ये लोग भी उससे डरते नहीं, और वो इन्हें कुछ वार्निंग्स देते हुए यहाँ से चली जाती है, और साथ में लूफी को ये भी कहकर जाती है कि तुम लिटिल गार्डन नाम के आइलैंड पे तो बिल्कुल ना जाना, वहाँ तुम्हें बहुत से दुश्मन मिल जाएंगे। तुम एक नए आइलैंड पर जा सकते हो, और उसके लिए नेविगेटर मैं दे देती हूँ। पर लूफी उस नेविगेटर को तोड़ देता है और कहता है कि ये मेरा शिप है, मैं इसका कैप्टन हूँ, और मैं ही डिसाइड करूंगा कि ये शिप कहाँ जाएगी। लूफी लिटिल गार्डन पर जाने का फैसला कर लेता है। हालांकि सब लोग उसे समझाते भी हैं कि उन्हें निको और उसकी टीम से डरना चाहिए, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारी अजीबोगरीब पावर्स हैं, पर वो नहीं डरता। ये लोग अब फाइनली उस आइलैंड पर पहुंच चुके थे, जो आइलैंड बहुत ही ज्यादा अजीब था और सबसे अलग था। यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ तक के फल भी बहुत ज्यादा बड़े बड़े थे, और यहाँ पर डायनासोर्स भी थे, जिनमें से एक आध डायनासोर्स थे तो ये लड़ते भी हैं। और इन्हें यहाँ पर 2 जाइंट इंसान भी मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े इंसान, जिनका नाम डोरी और ब्रॉगी होता है। अब यहाँ पर नामी और उसके एक साथी को एक जाइंट पकड़ लेता है, जबकि लूफी और वीवी को दूसरा जाइंट। पहले तो ये डरते भी हैं, पर इन्हें पता चलता है कि ये जाइंट उन्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, बस उनसे कुछ बातें करना चाहते हैं। ये जाइंट इन सबको बताते हैं कि दोनों जाइंट यहाँ पर लड़ने के लिए आए हैं एक दूसरे आइलैंड से। ये लोग सालों से एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और इन्हें तो अब ये भी याद नहीं कि इनकी लड़ाई शुरू किस वजह से हुई थी। पर ये दोनों ईमानदारी से लड़ते हैं, और इसी वजह से आज तक जीत नहीं पाए, क्योंकि दोनों एक जितनी ताकत रखते हैं। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उनके 2 दुश्मन जो पहले उनके पीछे पड़े हुए थे, वो भी इसी आइलैंड पर पहुंच चुके थे, और इन्हें यहाँ आकर मिस्टर 3 नाम का एजेंट भी मिलता है, जो उन्हें बताता है कि मैं तुम्हारे मिशन में तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, क्योंकि हम दोनों की मंजिल एक है, लूफी के गैंग को मारना। और इस सब के लिए मेरी एक साथी तो यहाँ पर काम भी शुरू कर चुकी है। हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की यहाँ पर इन लोगों के जिस्म पर अजीबोगरीब रंगों से निशान बनाकर इनके इमोशंस को कंट्रोल कर लेती है। जबकि अब हमें मिस्टर 3 के बारे में थोड़ा और पता चलता है कि उनके पास डूरू डूरू नोमी नाम की एक ताकत है, जिससे वो अपने जिस्म से मोम यानी वैक्स निकाल सकते हैं। ये वैक्स जमने पर लोहे से भी ज्यादा सख्त हो जाती है। खैर इधर दिखाया जाता है कि अब उन बड़े बड़े जाइंट्स की आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है, और वो लड़ने से पहले एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी देते हैं। पता चलता है कि वो बहुत अच्छे वॉरियर थे, और लड़ने से पहले ऐसे ही एक दूसरे को रिस्पेक्ट दिया करते थे। लड़ाई से पहले ये दोनों अपनी अपनी ड्रिंक भी पीते हैं, और पता चलता है कि यहाँ लूफी के दुश्मनों ने एक जाइंट की ड्रिंक के अंदर कुछ बॉम्ब मिला दिए थे, जिसका असर कुछ देर बाद लड़ाई के दौरान होता है। वो जाइंट जब एक बल्ब लेता है तो उसके मुंह से धुआं निकलता है। उसके कमजोर होने पर जब दूसरा जाइंट उसके ऊपर हमला करता है तो वो जाइंट मारा जाता है। यहाँ पर इन लोगों को ये बात समझ आ जाती है कि ये लड़ाई चीटिंग से हुई है, और ये लोग ये बात दूसरे वॉरियर को बता भी देते हैं, और दूसरा वॉरियर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि चीटिंग से जीती हुई जीत असली जीत नहीं थी। अब इस जाइंट ने फैसला कर लिया था कि जिसने उसके दूसरे साथी वॉरियर को मारा था वो उन्हें भी मार देगा। दूसरी तरफ अब हमें एक नई लड़की दिखाई गई जो बच्चे के भेस में बैठी हुई थी। लूफी जब उसकी मदद करने के लिए आके बढ़ा तो पता चला कि ये बच्ची भी उसकी दुश्मन ही थी, जो उसके मुंह पे ब्लू कलर से एक निशान बना देती है, और लूफी उदास हो जाता है। वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाता, और पता चलता है कि इस बच्चे के पास ऐसे ही डिफरेंट कलर से निशान बनाकर लोगों के इमोशंस को कंट्रोल करने की ताकत है, और उसकी इसी ताकत की वजह से लूफी कुछ भी समझ नहीं पाता, और इस बच्ची को उसका असली टारगेट प्रिंसेस वीवी मिल जाती है। ये लोग अब वीवी को बेहोश कर देते हैं, और इन्हें जब होश आता है तो वीवी देखती है कि वो लूफी के साथियों के साथ एक जगह कैद है। ये लोग इस टाइम एक वैक्स हाउस के अंदर थे, जिसके बाहर हम जिम और जैस को भी देखते हैं, जो इन्हीं के दुश्मन हैं। इन्हें यहाँ पर मिस्टर 3 ने ही कैद किया हुआ है, और उनकी मोम इतनी सख्त है कि ये लोग निकल नहीं सकते। और जोरो तो इस टाइम होश में है ही नहीं, अपने ऊपर लगे पेंट की वजह से। इस पेंट की चाल जल्द ही वीवी समझ लेती है, और सबसे पहले अपने साथ खड़ी हुई लड़की नामी के ऊपर से वो पेंट उतारती है, जिसके बाद ये लोग होश में आ जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लूफी भी उसी पेंट की वजह से होश में नहीं था, और वुसुक उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। उसे बता रहा था कि हमारे दोस्त मुश्किल में है, खतरे में है, वो अकेला उनसे नहीं लड़ सकता था, इसीलिए अब वो उस जाइंट की तलाश में चला जाता है जो जिंदा बच गया था। जबकि हमें जाइंट को दिखाया जाता है जो भी अब मोम का एक पुतला बना हुआ है, वो भी मिस्टर 3 की वजह से। जबकि यहाँ दूसरी तरफ सेंजी
जो इन्हीं का साथी है वो उसी वेक्स हाउस को ढूंढ लेता है, लेकिन यहाँ की तलाशी लेने पर उसे अपने साथी यहाँ मिलते नहीं। मिस्टर 3 असल में उन्हें बाहर ले गया था और अपने मोम के बनाए बड़े से केक के ऊपर उसने उन सबको खड़ा किया हुआ था। ऊपर उसने कैंडल्स जला दी थी और अब मोम आहिस्ता आहिस्ता पिघल कर उन सबको भी मोम के पुतलों में बदल रहा था और वो इनके तड़पने का बहुत ही फायदा उठा रहा था, मजे ले रहा था। लेकिन जब वो नोटिस करता है कि जोरो को तो कुछ भी नहीं हो रहा, वो तो हंस रहा है, तो उसे भी समझ आ जाती है कि जोरो पेंट के असर में है। वो जोरो का भी पेंट उतार देता है और उसके बाद जोरो गुस्से में आ जाता है। वो अपनी तलवार से इस मोम को तोड़ने की कोशिश भी करता है, पर सब नाकाम था। अब सांझे इस टाइम जिस घर के अंदर था वहां पे एक फोन बजता है। ये मिस्टर 0 थे जो मिस्टर 3 से पूछ रहे थे कि क्या तुमने लूफी के लोगों को मार दिया। अब सांजी मिस्टर 3 बन के कहता है हाँ मैंने मार दिया। तो मिस्टर 0 बताते हैं कि मैंने उनकी लाशें खाने के लिए अपने 2 मॉन्स्टर्स यहाँ पे भेजे हैं। वो बाहर जाकर देखता है तो मॉन्स्टर बड़े बड़े और ड्रैगन्स पर उड़ते हुए आ रहे थे और जैसे ही वो संजय को देखते हैं उनके ऊपर हमला करने लग जाते हैं। सांजी भी यहाँ पर हिम्मत दिखाता है और उनको पकड़ पकड़ कर बहुत बुरे तरीके से मारता है अपने पाँव से। इस लड़ाई में वो खुद भी जख्मी हुआ था, लेकिन फिर उसने हिम्मत करते हुए दोबारा से मिस्टर 0 को कॉल मिलाई और कहा अरे तुम्हारे मॉन्स्टर तो काफी बेकार निकले। और यहाँ पर उसे अब समझ आ जाती है कि लूफी के लोग अभी भी जिंदा हैं। दूसरी तरफ अब वसुक को वो जाइंट दिखता है जिसे सब समझ रहे थे कि वो मर गया, लेकिन असल में वो बेहोश था और उसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद अब वसुक आगे बढ़कर किसी तरह लूफी को भी ढूंढ लेता है, जहाँ पर वो लड़की अब लूफी को अपने पेंट से कंट्रोल करते हुए पानी में डुबाकर मारने ही वाली थी। वसुक उसी का पेंट उसी के मुंह पे गिरा देता है और लूफी को भी पानी से निकाल कर बचा लेता है। वो उसे अपने दोस्तों के बारे में बताता है जो मुश्किल में थे और लूफी ये सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वहां जाने के लिए निकल जाता है। जल्दी ये लोग उनको ढूंढते हुए उन तक पहुंच भी जाते हैं और मिस्टर 3 उन्हें देखते ही कहते हैं अरे काफी देर कर दी तुमने आने में, तुम्हारे दोस्त अब वेक्स के पुतले बन चुके हैं। उनकी बॉडी अभी जिंदा तो है लेकिन कुछ ही देर में वो मर भी जाएंगे। मिस्टर 3 की इन बातों से लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जब मारने के लिए मिस्टर 3 को आगे बढ़ता है तो मिस्टर 3 वहां से भाग जाता है। लूफी भागते हुए वसुक को अपने दोस्तों को बचाने का काम दे गया था, लेकिन वसुक तो इतना बहादुर था ही नहीं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और यहाँ जैज और जिम से लड़ने लग जाता है। लड़ क्या रहा था, मानो ज्यादा मार ही खा रहा था। एक पॉइंट तो ऐसा आया कि जहाँ हमें लगने लगा कि वसुक जानबूझकर उनके जोर जोर के पंच खा रहा है और ये बात सच भी थी। असल में उनके पंच वसुक को चोट कम पहुंचा रहे थे। यहाँ ये मोम का स्टैचू ज्यादा तोड़ने में काम कर रहे थे, जिसके टूटने की वजह से अब उसके दोस्त आजाद हो गए थे। दूसरी तरफ हमें लूफी और मिस्टर वेक्स को लड़ते हुए दिखाया जा रहा था। मिस्टर वेक्स ने अपने बहुत सारे और स्टैचू बना लिए थे और लूफी को समझ नहीं आ रही थी कि इनमें से असल वाला कौन है। वो सबके ऊपर पंच करता है पर कोई भी नहीं टूटता और इतने में पीछे से मिस्टर वेक्स आकर उसी के ऊपर उल्टा हमला कर देता है और फिर वो वहां से बचकर डोरी जाइंट के गार में चला जाता है। उसका पीछा करने पर लूफी ने देखा कि डोरी को भी इस आदमी ने वेक्स के पुतले में बदल दिया था, इससे पहले कि वो जाइंट के लिए कुछ करता। यहाँ पर मिस्टर 3 आकर उसके भी हाथों को वैक्स में बंद कर देता है और ये देखकर उसे इतना गुस्सा आता है कि अब वो अपना वैक्स वाला हाथ ही बड़ा करते हुए उसे इतनी जोर से मारता है कि वो यहाँ से दूर चला जाता है। उसके बाद वो इसी हाथ के जरिए जाइंट को भी आजाद करवा देता है और पहाड़ पर ये वैक्स मारकर इस वैक्स को तोड़कर आजाद होकर अपने दोस्तों के पास आ जाता है। जैज और उसके साथी को तो इन लोगों ने मारकर भगा दिया था और लड़ते हुए उनके हाथ से एक नेविगेटर गिर गया था जो कि एल्बास्टर किंगडम का था, जहाँ पर वीवी को इन्हें लेकर जाना था। अब यहाँ पर दोनों जाइंट भी एक दूसरे को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और फैसला करते हैं कि वो अब से लड़ेंगे नहीं। ये लोग भी अपना सफर कंटिन्यू करते हैं और जाइंट इनका काफी सारा साथ देते हैं क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ के बहुत बड़े बड़े खतरे आने वाले हैं, जैसे एक बहुत बड़ी सी गोल्ड फिश जो इनकी शिप को खाने ही वाली थी। पर जाइंट ने यहाँ पर पानी के अंदर ही वार करते हुए वहाँ एक इतनी तेज लहर पैदा की कि वो फिश 2 टुकड़ों में बट गई पानी की फोर्स से। अब आगे सब कुछ स्मूथ चल रहा था पर अचानक ही नाव ही बेहोश होकर गिर जाती है। दूसरी तरफ अब हमें निको को दिखाया जाता है जो मिस्टर 0 के कहने पर एक जालिम बादशाह से जाकर मिलती है ताकि उनके साथ मिलकर वो लूफी और उसकी टीम को पकड़ सकें। वो बादशाह उससे कहता है मैं तुम्हारे मकसद में मदद क्यों करूंगा। तो इस बात पर निको उसे एक ऐसा ड्रैगन फ्रूट खाने के लिए देती है जिसकी वजह से उसकी बॉडी में एक अजीब पावर आ जाएगी। दूसरी तरफ अब बोट पर हमें दिखाया जाता है कि 4 दिन गुजरने के बाद नामी को होश आ जाता है और पता चलता है कि कुछ काटने की वजह से जहर उसके पूरे जिस्म में फैल गया है। ये लोग जल्द ही मदद को ढूंढना चाहते हैं पर अभी तक आसपास इन्हें कोई आइलैंड नहीं दिखा और ये लोग अब एक बर्फानी इलाके में भी पहुंच चुके हैं।
यहाँ पर इनकी किस्मत चल जाती है और इन्हें करीब ही एक आइलैंड दिख जाता है जिसके बारे में वीवी जानती थी। ये ड्रम किंगडम था। यहाँ के लोग बहुत अच्छे थे और वो जानती थी कि यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स भी होते हैं, पर वो अंदर जाने से पहले एक शर्त रख देती है कि किसी को भी मेरे बारे में पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि पहले ड्रम किंगडम और हमारा किंगडम दुश्मन हुआ करते थे। अब वो जब वीवी से रीजन पूछते हैं तो रीजन जानने के लिए कहानी पास्ट में चली जाती है। हमें वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की एक मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ पर हम छोटी वीवी को देखते हैं। उसी मीटिंग के अंदर असल में वेपल की यानी इस किंगडम के राजा की और उसके डैड की बहुत बुरी बहस हो गई थी, लड़ाई हो गई थी। सीन्स दोबारा प्रेजेंट में आते हैं और ये लोग उस किंगडम के दरवाजे के बाहर खड़े होते हैं, पर कोई इन्हें अंदर नहीं आने देता। यहाँ तक कि इनकी लड़ाई तक की नौबत आ जाती है, पर बीवी इन सबको समझाती है कि हमें आराम से काम लेना होगा। डेल्टन नाम के एक आदमी के बाहर आते ही वो उससे भीख मांगती है कि उनकी साथी को इलाज की जरूरत है, इसीलिए वो उनको अंदर तो ले लेता है, पर बताता है कि अब यहाँ पर कोई भी डॉक्टर काम नहीं करता, क्योंकि यहाँ का जालिम राजा यहाँ पर हमला होने पर यहाँ के सभी डॉक्टर्स को निकाल कर ले गया और अपनी आवाम को यहाँ मरने के लिए छोड़ गया, और तब से मैं ही इन सब लोगों की हिफाजत करता हूँ। ये खबर सुनकर ये लोग बहुत ज्यादा अफसोस में चले जाते हैं, पर ये आदमी बताता है ज्यादा डरने की बात नहीं, उस चोटी के ऊपर आज भी एक विच रहती है और वो डॉक्टर भी है, वो जरूर उनका इलाज कर देगी। विच का नाम सुनते ही पहले तो ये लोग डर जाते हैं, पर लूफी फैसला करता है कि वो ज्यादा देर नहीं करेगा और इलाज करवाने के लिए लंबा रास्ता तय करने के बजाय अपने साथी को गोद में उठाते हुए इस सीधी चट्टान के ऊपर चढ़ेगा। सीन कट होकर दूसरी तरफ हमें स्मोकर और ताशी को दिखाया गया, जो ब्रॉक की टीम के साथ साथ लूफी और को भी पकड़ना चाहते थे। एक आइलैंड में सब लोगों का पीछा करते हुए उन्हें वहाँ पर कुछ किलर्स मिल जाते हैं, जिनके साथ ताशी लड़ती तो है लेकिन ताशी उसे मारती नहीं, और स्मोकर इस बात पर उसे शाबाशी देता है। पता चलता है कि ये मिस्टर 11 था, जिसे अब पकड़कर ये लोग मिस्टर 0 का यानी उनके लीडर का पता चलाने वाले थे। अब यहाँ पर हम वीवी और डेल्टन को दोबारा एक साथ देखते हैं और पता चलता है कि ये लोग पहले भी मिल चुके हैं उसी मीटिंग के अंदर, जब वीवी छुपकर उस सारी मीटिंग को सुन रही थी, जबकि उसके गार्ड ने उसे ऐसा करने से मना भी किया था, पर क्योंकि उसे लगता था कि वो अगली इस किंगडम की शहजादी बनेगी तो उसे हर चीज का पता होना चाहिए। इस दौरान वेपल वो बुरा बादशाह वीवी के डैड से लड़ चुका था। वो गुस्से में जब बाहर आता है तो उसे वीवी नजर आ जाती है और वो वीवी को गुस्से में थप्पड़ मार देता है। वीवी का गार्ड उसका बदला लेने के लिए आगे आता है तो वीवी इस लड़ाई को यहीं रोक देती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर लड़ाई आगे बढ़ी तो जंगों तक चली जाएगी। और उस दिन डेल्टा को पता चला था कि ये बच्ची बहुत ही ज़हीन है। इस टाइम हमें दिखाया जाता है कि वीवी बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि ये किंगडम दुनिया का बेस्ट किंगडम हुआ करता था और यहाँ की दवाइयाँ पूरी दुनिया में मशहूर थी, और अब यहाँ के अपने लोग इलाज के लिए तरस रहे थे। वो अब अपने किंगडम को बचाने के साथ साथ इस किंगडम के लिए भी कुछ करना चाहती थी। सीन कट होकर दूसरी तरफ दोबारा हमें लूफी को दिखाया गया, जो तो ऊपर चढ़ ही रहा था हिम्मत करके, पर सांजी की अब हालत खराब हो गई थी। वो हिम्मत खो बैठता है और नीचे गिरने ही वाला होता है, पर ठीक वक्त पर लूफी उसे देख लेता है और अपनी गर्दन को लंबा करते हुए अपने मुंह से उसे खींच करके पहाड़ी के ऊपर फेंक देता है, और फिर ये लोग खुद भी वहां आ जाते हैं। इनके सामने अब वो महल था, लेकिन इनके अंदर इतनी भी ताकत नहीं थी कि ये वहां से आगे बढ़ सकें। इनके सामने इस टाइम एक मॉन्स्टर आया और लूफी ने बेहोश होने से पहले उससे मदद मांगी, जिसके बाद सीन यहीं पर कट हो गया। कुछ देर बाद इन्हें होश आया तो ये लोग एक घर के अंदर थे। नामी को सबसे पहले यहाँ पर एक छोटा सा जानवर नजर आता है, जो उसे देखते ही छुप जाता है। हम देखते हैं कि वो छोटा सा जानवर बिल्कुल किसी इंसान की तरह बोल सकता था, और वो अब उस विच के साथ मिलकर नामी की दवाइयों को डिसाइड करने लगता है। ये लोग बताते हैं कि किसी जानवर के काटने की वजह से तुम्हारी पूरी बॉडी में जहर फैल चुका है और अब तुम्हें ठीक होने तक ही यहीं रहना होगा। इसी दौरान यहाँ पर भागता हुआ लूफी आता है, जो घबराते हुए इन्हें बताता है कि ये विच मुझे खाना चाहती है, उसने इतने दिन से मुझे पानी के अंदर डालकर रखा हुआ था। तो यहाँ पर वो छोटा मॉन्स्टर बताता है कि वो सब तुम्हारी जान बचाने के लिए था, तुम ठंड से मर रहे थे और तुम्हारी बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए ही तुम्हें गर्म पानी में रखा गया था। इस छोटे से क्यूट से मॉन्स्टर को बोलता हुआ देखकर लूफी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, बिल्कुल किसी बच्चे की तरह। अब वो इस मॉन्स्टर के बारे में इस डॉक्टर से सवाल करता है तो मॉन्स्टर बताती है कि ये कहानी बहुत पुरानी है। उसकी कहानी के साथ ही सीन्स पास्ट में चले जाते हैं और हमें एक बड़ी से मॉन्स्टर को भागते हुए दिखाया जाता है, जो इंसानों की गोलियों से बचते हुए जंगल की तरफ जा रहा था। वो लेडी बताती है कि उसी जंगल के अंदर उस टाइम मैं भी थी और हीरो नाम का एक डॉक्टर भी था। हम लोग वहाँ पर छुपते फिर रहे थे क्योंकि बादशाह वहाँ के सभी डॉक्टर्स को किंगडम से निकाल रहा था। इस टाइम हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में जाएंगे, ताकि कम से कम एक डॉक्टर तो इस किंगडम में बच सके। हमारी इसी बातों के दौरान हमें उस मॉन्स्टर के भागने की और गोलियों के चलने की आवाज आई, और हीरो ने जब उस मॉन्स्टर के पाँव के निशानों का पीछा किया तो देखा कि वो निशान चलते चलते छोटे होते जा रहे थे
और उन निशानों के खत्म होने पर उन्हें ये छोटा सा मॉन्स्टर मिला। इन्होंने उसका नाम चॉपर रखा और फिर हीरो ने उसे अपने साथ रख लिया। कुछ दिन बाद डॉक्टर हीरो को पता चला कि चॉपर बोल भी सकता है। उसके बोलने की पावर से डॉक्टर भी बहुत ज्यादा हैरान हुए थे। खैर वो ये बात समझ गए थे कि जरूर उसने कोई ड्रैगन फ्रूट खाया होगा। अब चॉपर भी डॉक्टर को बताता है कि ये लोग मुझे इसीलिए मार रहे थे क्योंकि मैं उनके सामने बोलने लग गया था। वक्त गुजरता रहा और ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा अटैच हो गए। हीरो के पास जितना भी नॉलेज था पायरेट्स का, इस दुनिया का, और साथ ही साथ डॉक्टर होने का और दवाइयाँ बनाने का, उसने ये सारी चीजें साथ ही साथ उस बच्चे को सिखा दी। और यहाँ अब ये लोग एक ऐसी दवाई पर काम करना शुरू कर चुके थे जो दुनिया की हर बीमारी को ठीक कर सकते हो। चॉपर हीरो से पूछता है, हम ऐसी दवाई कैसे बना सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई ऐसी जड़ी बूटी है जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सके। तब हीरो ने उसे बताया कि ऐसी एक दवाई है। एक मर्तबा जंग के दौरान कुछ लोग एक खास जंगल से गुजर रहे थे। वहां पर एक आदमी जो बहुत ज्यादा बीमार था और जख्मी भी था, एकदम से उसके ऊपर चेरी ब्लॉसम की बारिश होने लगी। और जब वो कुछ अरसे बाद अपने घर वापस लौटा तो उसे पता चला कि वो बिल्कुल ठीक हो चुका था। यानी चेरी ब्लॉसम ही वो जड़ी बूटी थी जो सारी बीमारियों को ठीक कर सकती थी। लेकिन अकेली नहीं, चेरी ब्लॉसम के अंदर डेथ वैली से लाए हुए एक मशरूम को भी मिलाना पड़ता था, जिसे लाना तकरीबन नामुमकिन था। कुछ अरसे बाद चॉपर को एक भयानक हकीकत ये पता चली कि हीरो खुद ही बीमार था और वो उस दवाई को सबसे पहले खुद के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। लेकिन फिर दिन गुजरते रहे और उसके अंदर उम्मीद खत्म हो गई कि वो दवाई बना पाएगा। उसके जब मरने के दिन करीब आ गए तो उसने चॉपर को घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि चॉपर उसे मरता हुआ देख ले। चॉपर ने कई दिन तक दरवाजे पे खड़े होकर उसके दरवाजा खोलने का इंतजार किया, पर हीरो उसके लिए अपने दिल में रहम नहीं ला सका। कुछ दिन बाद जब वो विच डॉक्टर उसे देखने के लिए आई तो वो भी उसकी हालत को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई और उस पर गुस्सा करने लगी। वो हीरो से इसलिए भी नाराज थी कि उसने चॉपर को बेघर कर दिया था, पर हीरो कहता है मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। अब वो अपना पायरेट्स वाला फ्लैग और कुछ और चीजें इस विच को देता है और उससे वादा लेता है कि तुम मेरे चॉपर का ध्यान बहुत अच्छे से रखोगी। लेकिन यहाँ पर ये विच इस चीज से मना करके वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया कि हीरो अब उस दवाई को बनाने में कामयाब हो ही गया था जो चेरी ब्लॉसम के फूलों से बननी थी। उसी दिन अब थका हारा चॉपर इस घर के अंदर वापस आया। उसके हाथ में इस टाइम एक मशरूम था जो वो बहुत मुश्किल से डेथ वैली से लेकर आया था और डेथ वैली के अंदर जाने की वजह से उसकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब हुई हुई थी। उसकी इस हरकत से हीरो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसे अपने साथ रख लेता है और उसके लिए मशरूम का वो कहवा बनाकर भी पी लेता है और बताता है कि अब मैं इसकी वजह से बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। ये कहने के बाद वो अब अपना कुछ सामान पैक करता है और यहाँ से नीचे जाने के लिए निकल जाता है क्योंकि उसे खबर मिली थी कि नीचे लोग बहुत ज्यादा बीमार थे और वो सबकी मदद करना चाहता था। चॉपर ने भी उसे बाय किया और वो यहाँ से चला गया। कुछ देर बाद जब विच यहाँ पर आई तो चॉपर ने उसे बताया कि हीरो बिल्कुल ठीक हो चुका है और वो नीचे गया है सब लोगों की मदद करने के लिए। विच उसे बताती है ऐसा नहीं हो सकता, वो कभी ठीक नहीं हो सकता। जवाब में चॉपर कहता है अरे मेरी बात मानो, मैं डेथ वैली से एक मशरूम लेकर आया था जिसका कहवा बनाकर उसने पिया है और वो बिल्कुल ठीक हो गया है। उस मशरूम को देखकर अब विच उसके ऊपर गुस्सा होने लग जाती है और उसे बहुत ज्यादा डांटती है। ये असल में एक जहरीला मशरूम था। पर चॉपर कहता है नहीं, मैं बुक से रिसर्च कर गया था, इस मशरूम के ऊपर पायरेट्स वाला साइन था जिसका मतलब था कि ये डेथ वैली से मिलेगा। वो कहती है अरे बेवकूफ, इस पायरेट वाले साइन का मतलब है मौत और तुम्हारे प्यार में डॉक्टर ने वो जहरीला मशरूम भी पी लिया है। ये सुनकर चॉपर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है जबकि विच उससे अब नाराज होती है। विच की नाराजगी दूर करने के लिए और अपने प्रोफेसर को बचाने के लिए चॉपर अब भागता हुआ वहां से निकलता है और महल में आ जाता है जहाँ पर इस टाइम हीरो सभी लोगों से बात कर रहा था। वो अभी भी बादशाह से कहता है कि आपको अपने लोगों पर रहम करना चाहिए, उन्हीं की वजह से आज आप बादशाह हैं। पर बादशाह उनकी बात नहीं सुनते और उनको मरवा देते हैं। चॉपर जब तक यहाँ आता है उसकी मौत की खबर सुनकर गुस्से में आ जाता है और अपने आप को एक बहुत बड़े मॉन्स्टर में बदल लेता है। इससे पहले कि वो महल के ऊपर हमला करता, डल्टन उसे रोक लेता है और कहता है हीरो नहीं चाहते थे कि तुम यहाँ पर आओ, हीरो चाहते थे कि तुम एक पूरे डॉक्टर बन जाओ और यहाँ लोगों की मदद करो। वो उसे समझा बुझा कर यहाँ से भेज देता है और लड़ाई को रोक देता है। चॉपर को घर भेजने के बाद अब डल्टन वापस महल के अंदर गया और उसने बादशाह से बगावत कर दी। उसने कहा मैं हमेशा से आपका और आपके डैड का गुलाम रहा हूँ, मैंने हमेशा आप दोनों का हुक्म माना है, लेकिन अब से मैं आपका हुक्म मानना बंद कर दूंगा क्योंकि आप लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं। ये सुनकर बादशाह को गुस्सा आ जाता है और वो अपने सिपाहियों को डल्टन को ही मारने को कहते हैं, पर ज्यादातर सिपाही डल्टन के आगे बढ़ते ही नहीं क्योंकि डल्टन खुद एक जनरल था और बादशाह के जो कुछ खास लोग डल्टन के आगे बढ़ते भी हैं, डल्टन उन सभी को मार देता है। दूसरी तरफ चॉपर दोबारा अब विच के पास आ चुका था और कहता है कि प्लीज हीरो की ख्वाहिश के लिए मुझे पूरी तरह डॉक्टर बना दो, जिसके लिए विच मान जाती है और उसके बाद से वो दोनों एक साथ रहने लगते हैं।
जिसके बाद अब स्टोरी दोबारा प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि ये सब लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुके थे विच के मुंह से ये सारी स्टोरी सुनकर। प्रेजेंट में अब हमें दिखाया गया कि डल्टन के साथ लूफी के बाकी सभी साथी थे, यहाँ तक कि जोरो भी था। ये लोग जब बात ही कर रहे होते हैं तो डल्टन को किसी खतरे का एहसास होता है और अगले ही पल जब वो खतरा चेक करने के लिए जाता है तो पता चलता है कि वो बादशाह जिसके साथ डल्टन ने गद्दारी की थी इस किंगडम को बचाने के लिए, उसके लोग आकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं और फिर उसे पकड़कर वेपल के पास ले जाते हैं। पता चलता है कि अब वेपल निको के दिए हुए फ्रूट को खाकर बहुत ज्यादा ताकत के साथ यहाँ आया था डल्टन को उसके किए की सजा देने के लिए। और अब जब वो मुंह खोलता है तो उसके मुंह के अंदर से अजीबोगरीब हथियार निकलते हैं और ये सब उस ड्रैगन फ्रूट की पावर की वजह से ही हो रहा था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि निको जाकर वीवी से मिलती है और उसे बताती है कि तुम अभी भी अपने किंगडम से बहुत ज्यादा दूर हो और तुमसे पहले हम तुम्हारे किंगडम के अंदर पहुंचकर अपना मिशन पूरा कर देंगे। और तुम्हें पता है कि तुम वहां पर पहुंच भी नहीं पाओगी क्योंकि तुम अभी भी डल्टन का साथ दे रही हो, जबकि डल्टन को मारने के लिए यहाँ का बादशाह वेपल बहुत सारी ताकत लेकर आ गया है। ये सारी बातें सुनकर वीवी बहुत ज्यादा डर जाती है और निको यहाँ से चली जाती है, जबकि वसुक देखता है कि दूर से वेपल के सारे सिपाही आ रहे थे जो भी अब भयानक मॉन्स्टर में बदल चुके थे। साथ ही उन्होंने लोहे के आर्मर भी पहने हुए थे, यानी उनको नुकसान पहुंचाना तकरीबन नामुमकिन था। इस स्टेज में ये दोनों सबसे पहले लूफी को बुलाने का डिसाइड करते हैं। अब वीवी एक खास किस्म के एरो का इस्तेमाल करते हैं और 2 मरतबा में कर वो जल्दी से उस चट्टान के ऊपर पहुंच जाती है। वीवी जब ऊपर आकर सबको सारे खतरे के बारे में बताती है तो लूफी के अलावा सारे डर जाते हैं, पर लूफी को कोई डर नहीं था। वो लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है और विच से मदद भी मांगता है, पर विच कहती है मैं इस लड़ाई में नहीं आने वाली। वेपल तो पहले से ही बहुत ज्यादा खतरनाक था और अब तो वो ड्रैगन फ्रूट खाकर पता नहीं क्या बन गया होगा। यहाँ चॉपर उसे समझाने की कोशिश करता है कि लोगों की मदद करना तो डॉक्टर का फर्ज होता है, लेकिन विच यहाँ किसी की बात नहीं सुनती। अब विच जहाँ पर गई थी उसे वहाँ पर डल्टन जख्मी मिल जाता है, लेकिन वो देखती है कि डल्टन अभी भी हिम्मत कर खड़ा हो रहा था। विच उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो और क्या करना चाहते हो। डल्टन उसे बताता है मैं आज भी अपने लोगों को बचाना चाहता हूँ। विच उससे कहती है अरे मेरे सामने तो झूठ का नकाब उतार दो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी वजह से हीरो मरा था। डल्टन कहता है मैं मानता हूँ वो मेरी गलती थी, लेकिन मैं उस टाइम भी अपने लोगों को बचाना चाहता था। उस टाइम भी मैंने इसीलिए गद्दारी की थी और आज भी मैं अपने लोगों को बचाना चाहता हूँ। ये कहते ही वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है और विच जो कि इस लड़ाई में पड़ना ही नहीं चाहती थी, मजबूरन उसे अब डल्टन की मदद करनी पड़ती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया कि वेपल अब वीवी को मारने के लिए सबसे पहले इसी टॉवर के अंदर आ गया था। असल में निको के साथ उसका यही कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि वो सबसे पहले लूफी के ग्रुप को मारेगा और फिर वीवी को मारेगा। वो जैसे ही वीवी के ऊपर हमला करने ही वाला होता है, लूफी उसे अपने बड़े से हाथ से बचा लेता है, जबकि नीचे किंगडम में हमें बहुत ही बुरा हाल दिखाया जाता है। बड़े बड़े मुंह वाले, 2-2 सरों वाले, 2-2 जिस्मों वाले मॉन्स्टर यहाँ अटैक करने लग जाते हैं, लेकिन खुद उनके ऊपर किए गए किसी हमले का उन मॉन्स्टर्स पर असर नहीं हो रहा। यहाँ जोरो और सारे किंगडम वाले अपनी आज़ादी के लिए इन सब से लड़ रहे थे, पर कोई फायदा नहीं था। पीछे से वुसक भी सभी लोगों की मदद करते हुए मॉन्स्टर्स पर आग के गोले फेंकता है, पर मॉन्स्टर उस सब के बावजूद भी बच जाते हैं। सीन्स दोबारा उसी ऊपर वाले महल का दिखाया गया, जहाँ पर एप्पल सबसे पहले लूफी को ही मारना चाहता था, जिसके लिए वो अपना मुंह बहुत ज्यादा बड़ा कर लेता है और अपने मुंह के अंदर एक तोप भी निकाल लेता है। इससे पहले वो हमला करता, लूफी अपने हाथ को बड़ा करते हुए उसके मुंह को बंद करने की कोशिश करता है, पर नाकाम रह जाता है। तोप का गोला चलने ही वाला था, लूफी मरने ही वाला था, पर ठीक वक्त पर वीवी वहां जाती है और उसके मुंह को रस्सी डालकर बंद कर देती है। तोप का गोला उसके मुंह के अंदर ही चल जाता है और वो जख्मी हो जाता है। वो छोटा मॉन्स्टर चॉपर अब अपने बड़े वाले रूप में आकर नीचे किंगडम के लोगों का साथ देने लग जाता है। अब ऊपर महल में जहाँ सबको लग रहा था कि वेपल मर गया, वो देखते हैं कि वेपल दोबारा खड़ा हो जाता है और लूफी से कहता है तुम बड़े पायरेट बने फिरते हो, मैं किसी पायरेट से नहीं डरता, सबसे पहले तो मैं तुम्हारे उस झंडे को गिराऊंगा। ये कहते ही वो उस झंडे के ऊपर अपने तोप का गोला चलाने ही वाला था, पर लूफी उड़कर उसके सामने आकर अपने झंडे को बचा लेता है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और सब शॉक में रह जाते हैं, क्योंकि सबको लग रहा था कि लूफी मर गया। पर कुछ ही सेकंड बाद एक सरप्राइज मिलता है कि लूफी जिंदा था और वो एप्पल से कहता है कुछ भी कर लेते पर ये हरकत ना करते, अब देखो इसका अंजाम क्या होगा। ये कहते हुए वो वेपल की तरफ बढ़ता है और उसे एक जोरदार पंच करते हुए इस हवेली से गिरा देता है। ऊंचाई से गिरते हुए वो बुज़दिल
बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था और उसके कमजोर होते ही उसकी ताकत से यहाँ पर जितने भी उसके सिपाही मॉन्स्टर बने हुए थे और शहर में तबाही फैला रहे थे वो भी आम इंसान बन जाते हैं और बाकी किंगडम के लोगों का उन सिपाहियों से लड़ना आसान हो जाता है। आसान लफ्जों में कहें तो ये किंगडम वाले वेपल के साथ इस जंग को जीत जाते हैं और ये सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि लूफी ने एक और मर्तबा जीत को इनकी कदमों में लाकर रख दिया था। इस लड़ाई के बाद अब ये सब लोग एक साथ मिलकर काम करने का फैसला कर लेते हैं जबकि लूफी और उसकी टीम वापसी के सफर के लिए इरादा कर लेते हैं। लूफी चॉपर को भी अपने साथ चलने को कहता है क्योंकि वो जानता था कि चॉपर को पायरेट्स बहुत ज्यादा पसंद है। चॉपर पहले थोड़ा सा हिचकिचाता है पर वो फिर मान जाता है और विच भी उसे बहुत ही भारी दिल के साथ इजाजत दे देती है। हालांकि वो जानती थी कि अगर चॉपर चला गया तो वो इस दुनिया में अकेली रह जाएगी। सीन कट होकर हमें दोबारा से उस विच को और डल्टन को दिखाया गया जो अब चॉपर के जाने का और हीरो के मरने का दुख मना रहे थे। इस टाइम उस विच के हाथ में वही दवाई थी जो हीरो इस्तेमाल नहीं कर पाया था। वो अब उस दवाई को एक कैनन में डालती है और बादलों में शूट कर देती है जिसकी वजह से वो दवाई बारिश की तरह पूरे आइलैंड पर बरसने लग जाती है और आइलैंड के सभी लोग ठीक होने लगते हैं। यहाँ तक कि वो दवाई लूफी की शिप पर भी आकर गिरती है और चॉपर इस दवाई को देखकर समझ जाता है कि ये हीरो की ही बनाई हुई दवाई थी। इसीलिए अब चॉपर शिप पर बहुत ज्यादा रोने लग जाता है और सब लोग उसे संभालते हैं। जिसके बाद अब वीवी भी काफी उदास थी क्योंकि वो जानती थी कि जल्द ही वो अपने दोस्तों के साथ छोड़ देगी। पर लूफी कहता है अरे इतना जल्दी ऐसा नहीं होगा, अभी तो हमें बहुत सारे दुश्मनों से लड़ना है, ब्रॉक के सारे लोगों को मारना है और फिर तुम्हारे किंगडम को भी तो बचाना है। तब तक हम बहुत ज्यादा टाइम एक दूसरे के साथ हैं, फिर ही हम अपने मिशन वन पीस को ढूंढने के लिए निकलेंगे। ये सुनकर बीवी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है जबकि दूसरी तरफ हमें स्मोकर को दिखाया जाता है। स्मोकर को मिस्टर जीरो और उसके साथ साथ लूफी की लोकेशन का पता चल जाता है और वो अपने मिशन के लिए निकल जाता है। जबकि अब मिस्टर जीरो को हम निको के साथ देखते हैं। निको और वो मिलकर अल्बेस्टा किंगडम को तबाह करने की प्लानिंग कर रहे थे जबकि दूसरी तरफ लूफी की टीम उसी किंगडम को बचाने की तैयारी कर रही थी। और इसी तरह बस इन दोनों को दिखाते हुए ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है।